अच्छा, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द न्यू चैप्टर। एक न्यू चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है जिस चैप्टर के ऊपर, वो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। भाई सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम डेफिनेशन पर आ जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन क्या होती है आपके सामने लिखी पड़ी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। जब भी किसी भी करंट कैरिंग वायर, यानी कि जब भी कोई वायर होगी, वो हमारे पास काम करेगी एज अ कंडक्टर। उस वायर में जब भी करंट फ्लो करेगा, तो बदले में क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और ये जो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट इनिशियल कॉन्सेप्ट दिया था, वो किसने दिया था? वो दिया था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। सो दिस वाज द फर्स्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसने पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, वो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसने कहा कि अगर आपके पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है, ये आप डायग्राम में देख लें, ये करंट कैरिंग वायर है, ये मैंने एरो के साथ शो कर दिया है। तो इस वायर के अंदर अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और उसे कैसे पता चला था कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? उसने क्या किया था, यहाँ पर उसने कुछ कंपास नीडल्स रख दिए थे। उसने यहाँ पर एक कंपास नीडल रखा, फिर उसने यहाँ पर कंपास नीडल रखा, फिर उसने यहाँ पर कंपास नीडल रखा। तो हर जगह पर उसको कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व हो रहे थे। ये कंपास नीडल, ये कंपास नीडल, ये कंपास नीडल। तो उसको सिंपली बता दूं कि उसको डिफ्लेक्शन नजर आ रही थी इसके अंदर। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये तो मेरे पास एक मैग्नेटिक कंपास है। तो करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक कंपास में मूवमेंट आ रही है, वो किसको शो कर रही है? वो शो कर रही है कि इस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में आपके पास एक फील्ड है, जिस फील्ड को हम बी के साथ शो कर देते हैं। एंड दैट बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस बी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे देते हैं। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स इस वजह से हमारे पास बनते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का मतलब क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें इस रीजन की, कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट वन, इसका रीजन क्या है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो रीजन मैं अभी आपको बता देता हूँ भाई। सबसे पहला जो इसका रीजन है वो ये है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट वन, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हम जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी ओरिजिन के बारे में हमें नहीं पता होता। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है फिजिक्स में जिनकी ओरिजिन के बारे में हमें नहीं पता होता। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से हमें जो है ना, उसकी उसका आइडिया नहीं कि वो चीज आई कहाँ से। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये होता है फिजिक्स के अंदर। इसी तरीके के साथ इसका जो एक और मैं अभी अगर आपको रीजन बता दूं, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो उसके सराउंडिंग में, वायर के सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रही है, उसका जो मेन रीजन है, वो हमारे पास एक और रीजन हमें बताया गया था। वो क्या रीजन बताया गया था? वो बताया गया था चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या आ जाए? चेंज आ जाए, है ना। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब अगर मैं चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहूं, तो मैं लिखूंगा डेल्टा फाई ई। फाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और डेटा का मतलब है चेंज। तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी, तो याद रखिएगा इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वैसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं। तो वो जो दूसरे नाम है, वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि इसके बाकी जो दूसरे नाम है वो हमारे पास क्या है। लेकिन ये रीजन याद कीजिएगा कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, जो इस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास।
अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि सर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज ना हो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज ना हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि चार्ज मूव करेगा इन यूनिफॉर्म मोशन। चार्ज किस में मूव करेगा? यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। याद रखिएगा, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है? यूनिफॉर्म। या मैं उसको कांस्टेंट भी कह सकता हूं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में मूव करे तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो चेंज होती है वो जीरो हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो दर हकीकत मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको जहन में रखने पड़ेंगे अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। जब चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, व्हेन चार्जेस आर इन यूनिफॉर्म मोशन, जब चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी भी पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर मुझे इनको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? चेंज करने के लिए हम चार्ज को एक्सेलरेटेड मोशन में लेके आते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन में यानी कि जिसमें उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे। एक्सेलरेटेड मोशन में जब चार्जेस आ जाती हैं तो वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म नहीं रहती, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो क्या होगी? वो कांस्टेंट नहीं रहेगी किसी भी पॉइंट पर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। होप सो कि आपको ये चार्ज के थोड़े से कॉन्सेप्ट ध्यान में आ गए होंगे। अच्छा, बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर ही। मेरे बच्चे, जो हमारा टॉपिक है वो दर हकीकत है मैग्नेटिक फील्ड। के मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बता देता हूँ, बाकी इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन हम करते जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हमारे पास ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। तो मैं बता देता हूं कि एक रीजन होता है किसी भी मैग्नेट के अराउंड। लिख लेते हैं यहाँ पर, रीजन अराउंड अ मैग्नेट, इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट के अराउंड रीजन होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें ये किसी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा। अट्रैक्ट्स और रिपेल द मैग्नेट, और रिपेल द मैग्नेट। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल मैग्नेट। यानी कि एक मैग्नेट को अगर किसी दूसरे मैग्नेट के करीब लेके आएंगे, एक मैग्नेट को, ये हमारे पास एक मैग्नेट है और दूसरे मैग्नेट के करीब लेके आएंगे, तो बदले में ये मैग्नेट अगर इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो जिस रीजन के अंदर, जिस स्पेस के अंदर, जिस रीजन के अंदर या जिस स्पेस के अंदर हमारे पास ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे देते हैं। अब इकरार ने एग्जांपल पूछा है कि सर जो रियल लाइफ एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ चार्जेस एंड वेरिएबल मोशन ऑफ चार्जेस। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इकरार। हमारे पास मेरे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको आप जो है लाइट कह सकते हैं। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये तो एक प्रैक्टिकल चीज है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब लाइट हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है? जब चार्जेस एक्सेलरेटेड होती हैं। ये याद रखिएगा, व्हेन चार्जेस आर एक्सेलरेटेड, जब आप किसी भी चार्ज को क्या करेंगे? एक्सेलरेटेड करते हैं। जब किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और जब चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन में हो जाए तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और जब चार्जेस रेस्ट में होती हैं तब आपको पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पर उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो के बराबर हो जाती है जब चार्जेस रेस्ट में हो जाए। तो प्रैक्टिकली हम इन चीजों को इस तरीके के साथ इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको कॉन्सेप्ट दिया, ईएम वेव्स का। तो ये है दर हकीकत मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। ये याद रखिएगा, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस किसी भी मैग्नेट के अराउंड जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसी मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ। अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल्स फिर जो है फिर मैग्नेट के हिसाब से बन जाते हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेट के केस में हमारे पास, कि मैग्नेट के केस में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं मैग्नेट के पर्सपेक्टिव। अब मैग्नेट के पर्सपेक्टिव सबसे पहली जो प्रॉपर्टी ये है
कि भाई जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट, जो मोनोपोल्स हैं वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात याद रखिएगा, मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपको इसका रीजन बता दूं तो इसका रीजन हमें बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेन करना है। आपने आपने ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, एक क्लोज्ड लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज्ड लूप बनाती है, और क्लोज्ड लूप के लिए लाजमी है कि आपके पास दो पोल्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी तो दूसरे पोल्स में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ जाएंगे। तो क्लोज्ड लूप के लिए मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती हमारे पास। ये मैं आप यहाँ पर अगर ड्रॉ करके आपको बता दूं कि लेट सपोज मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। अगर हम इसको बीच में से तोड़ देंगे, बीच में से अगर हम इसको तोड़ देंगे तो बदले में हमारे पास इसके दो अलग पोर्शन बन जाएंगे, और ये जो दो अलग पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, इसके अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑलवेज शामिल होंगे इन केसेस के अंदर। तो ये है बेसिक पर्सपेक्टिव जिसमें हम कहते हैं कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास होता है इन केसेस में। अच्छा, यही जो कंडीशन है आप सोलिनॉइड में भी यूज कर सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ सोलिनॉइड, ये सेम आप सोलिनॉइड के केस में भी यूज कर सकते हैं। सेम इन केस ऑफ सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड भी आगे चल के डिस्कस करते थे कि सोलिनॉइड क्या होती है। एक हमारे पास रॉड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स जो है वो हम वाउंड कर देते हैं, फिर हमारे पास वो एक सोलिनॉइड की शक्ल बना देती है। तो सोलिनॉइड भी आगे चल के डिस्कस कर सकते हैं। तो सेम यही सोलिनॉइड का केस भी है। तो सोलिनॉइड के अंदर भी दो पोल्स बनते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बनता है, तो उनको भी हम अलहदा नहीं कर सकते। तो एक ये मेथड है जिसको हम अरेंजमेंट कर सकते हैं इन केसेस के अंदर। अच्छा, जब हमें ये पता करना हो कि कोई मटेरियल मैग्नेटाइज है या कोई मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं है, इफ एनी मटेरियल इज मैग्नेटाइज और एनी अदर मटेरियल इज नॉट मैग्नेटाइज, तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो है वो मैग्नेट उसके करीब लेके जा सकते हैं अट्रैक्शन या रिपल्शन को चेक करने के लिए। ठीक है, या इसका दूसरा तरीका हमें बताया गया था, वो जो हम किसी भी मैग्नेट को अर्थ के केस में सस्पेंड कर देते थे। आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक मैग्नेट लेना है और उस मैग्नेट को आपने क्या करना है, सस्पेंड कर देना है। ऐसे मेरे पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को मैंने सस्पेंड कर दिया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, अब जब हम उसको सस्पेंड करते हैं ना, तो वो जमीन के नॉर्थ या साउथ पोल के हिसाब से, वो जमीन के, क्योंकि जमीन भी तो एक बार मैग्नेट है ना, तो मतलब जमीन भी एक मैग्नेट है। और दूसरा, मेरे पास कोई भी एक मटेरियल है, मुझे ये देखना है कि ये मटेरियल मैग्नेट है या ये मटेरियल मैग्नेट नहीं है। तो बदले में क्या होगा, जब हम इसको ऐसे ही फ्रीली सस्पेंड कर देंगे ना इस मैग्नेट को, तो जमीन के हिसाब से वो क्या करेगा, अपनी रोटेशन को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू नॉर्थ एंड साउथ पोल। वो नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से अपनी रोटेशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर उसमें वो रोटेशन में चेंजेस आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज है। मैं एक अगेन एक मरतबा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे ये पता करना है कि ये मटेरियल मैग्नेटाइज है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लटका दूंगा किसी भी रस्सी के साथ। ये रस्सी है, उसके साथ मैंने इसको लटका दिया, तो जमीन के हिसाब से, क्योंकि जमीन भी एक बार मैग्नेट है, तो जमीन के हिसाब से हम इसको टिल्ट करेंगे। जब जमीन के हिसाब से हम इसको टिल्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, अगर ये अपनी रोटेशन को चेंज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, आइदर ये मैग्नेटाइज है। अगर वो एज इट इज रहा तो हम क्या कहेंगे, वो डीमैग्नेटाइज है, मतलब वो मैग्नेटाइज नहीं है हमारे पास। तो ये मैग्नेट की दो पर्सपेक्टिव आपने ध्यान में रखना है इस अरेंजमेंट के हिसाब से। मेरे बच्चे, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को आप डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स को आप क्या कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको जो है वो एक सिंपली पॉइंट्स बता देता हूं कि जब भी आपने मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करना हो, मैग्नेटिक मटेरियल्स को आपने डीमैग्नेटाइज कर देना हो, मतलब उनमें से जो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी अगर हटा देनी है, डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, अगर ये मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी हटा देनी है, तब आपने क्या करना है, कुछ स्टेप्स कर देने हैं। वो सबसे पहला स्टेप हमें बताया गया था, वो ये बताया गया था, आपने उस मटेरियल को क्या करना है, उस मटेरियल को आपने हीट अप कर देना है। उस मटेरियल को आपने क्या कर देना है, हीट अप कर देना है। अब ये शायद आप जो है ना, अगर क्लास इंटर के स्टूडेंट्स यहाँ जो है वो, आप क्लास इंटर में ये सारी ये अगर आपने पढ़ा हो मैग्नेटिक मटेरियल्स के हिसाब से, तो हमें क्या बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि जब भी हम इस केस को डिस्कस कर लेते हैं,
इस हीटिंग को, तो हीटिंग पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, जिस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हीटिंग प्रोसेस के अंदर, जिस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इस क्यूरी टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, इस क्यूरी टेम्परेचर के अंदर हमारे पास दो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये आगे चल के पढ़ाता हूं, लेकिन ये एक मेथड है, हीटिंग एक मेथड है जिसमें हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है रिवर्स करंट। ये मैं आपको यहीं पर ही डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। रिवर्स करंट, अब रिवर्स करंट में क्या होता है, रिवर्स करंट में एक लॉस होता है जो आप ट्रांसफार्मर में ज्यादातर पढ़ते हैं, एंड दैट लॉस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। ये आपने शायद ट्रांसफार्मर में पढ़ा हो। पता है क्या होता है रिवर्स करंट में, रिवर्स करंट में ये होता है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर जो डोमेन्स होते हैं ना, डोमेन्स, अब देखिए मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वो डिपेंड करता है उसके डोमेन्स पर। मैं ये ज्यादा डिस्कशन में नहीं लेके आ रहा, लेकिन सिंपली बता देता हूं कि जब रिवर्स करंट का फिनोमेना होता है ना, रिवर्स करंट का, तो वो जो मैग्नेट के अंदर डोमेन्स होते हैं ना, डोमेन्स, वो डोमेन्स डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो जब डोमेन्स डिसऑर्डर हो जाते हैं तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो है वो लॉस कर देता है। तो ये दूसरा केस है। उसके बाद तीसरा केस हमें बताया गया, वो तीसरा केस हमें ये बताया गया बाय हैमरिंग, यानी कि हम हैमर करके भी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम कर सकते हैं बाय हैमरिंग। और हैमरिंग में भी यही होता है कि जो डोमेन्स होते हैं ना किसी भी मैग्नेट के अंदर, वो डोमेन्स क्या हो जाते हैं, वो डोमेन्स डिसऑर्डर वे में चले जाते हैं, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते। बस ये ध्यान में रख लें कि जब डोमेन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हो जाएंगे तो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, लेकिन जब मैग्नेट्स डिसऑर्डर वे में चले जाएं तो उसमें से ये मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये है दर हकीकत मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज किस तरीके के साथ कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये मैं आपको वैसे भी शॉर्टकट्स पॉइंट्स में बता रहा हूं, तो इनको बस ध्यान में रखते जाइएगा। उसके बाद हमारा जो मेजर डिस्कशन है आज, वो वैसे भी किसके ऊपर होने वाला है, वो होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। हमने पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। हमारा सारा आज का डिस्कशन दर हकीकत मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप वहीं पर ही पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको पीछे पहले डेफिनेशन बता दी थी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के इर्द गिर्द एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है, जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट आकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ते हैं। मेरे बच्चे, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं 3 हिस्सों में डिफाइन करूंगा। सबसे पहला जो हिस्सा हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो हमारे पास होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कुछ दूसरे नाम हैं, उन दूसरे नाम को ध्यान में रख दिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। हम जो है इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, पहली बात ये। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम इसका है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वी कैन आल्सो कॉल दिस वन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये और एक ही, फ्लक्स डेंसिटी। हाँ, और जो तीसरा इसका नाम है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये इसके 3 नाम है, एक ही बात है। तो मैं तीनों में से कोई एक वर्ड यूज करूंगा, लेकिन आपने ध्यान में रखनी होगी इन चीजों के बारे में। तो ये 3 नाम है जो किसको शो करते हैं, जो शो करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को शो कर देते हैं। अब जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इसको शो करते हैं बी के साथ, ठीक है। और अगर हम इसका यूनिट डिफाइन करना चाहें तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, याद रखिएगा। और ये जो टेस्ला है ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। मेरे बच्चे, इसका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। ये आप पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, बिल साइन थीटा। तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको यूनिट बता रहा था। बाकी अगर आप चाहें तो इसको बेस यूनिट में लिख सकते हैं,
कैसे लिखेंगे? न्यूटन का बेस यूनिट लिख लें, एम्पियर ऑलरेडी बेस में है और मीटर भी बेस में है, तो आप इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आप आराम से कर लीजिएगा। अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारे पास, यहाँ पर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो हमारे पास तीन होंगी। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होगा? सबसे पहला हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, याद रखिएगा। सो द फर्स्ट थिंग ऑन व्हिच मैग्नेटिक फील्ड, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का जो आपस में रिलेशन बनता है, वो कौन सा रिलेशन बनता है? डायरेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो करंट के साथ क्या बनाएगा? डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा। अब अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, तो आप क्या मुझे बताएंगे कौन सा ग्राफ बनेगा इसका? स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, क्या चीज बनेगी इसकी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, इसका इसका मैंने आपको डायग्राम पीछे समझाया था, शायद स्टार्टिंग में सिर्फ 2 बच्चे आए थे, तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम इनको समझा दिया था, ये वाला डायग्राम। मैंने कहा था कि जब करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है ना, तो उसके सराउंडिंग स्पेस के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमें कैसे पता चलेगा? हम कंपास नीडल रखते जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये डिपेंड करेगी किस पर? करंट के मैग्नीट्यूड पर। अगर करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, पहली बात ये। उसके बाद दूसरी चीज सुने, दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा पास हमारे पास होता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। और यहाँ पर हम करंट कैरिंग वायर को एज अ कंडक्टर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, यानी कंडक्टर से जो डिस्टेंस होगा उस पर भी ये चीज डिपेंड करेगी। और उसके साथ कैसे डिपेंड करती है वो भी हमें बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। इस आर को आप रेडियस कहें, या इस आर को अगर आप चाहें तो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर भी कह सकते हैं। क्योंकि दरहकीकत होता क्या है? दरहकीकत ये होता है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है ना, तो इसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इस करंट कंडक्टिंग वायर से लेकर किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है हम उसको आर कह देते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर कह दें, या तो अगर ये सर्कुलर पाथ में बन रहा है, क्लोज लूप में बन रहा है, तो ये एक रेडियस बना रहा है, तो आप इसको रेडियस भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब अगर इसके ग्राफ पर एमसीक्यूज आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? वो इनवर्स बनेगा, तो एक कर्व्ड लाइन बनाएगा। और कर्व लाइन ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, तो ये कर्व लाइन इस तरीके के साथ बन सकती है। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, एक मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर मैं 2 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। मेरे बच्चे, सबसे पहला एमसीक्यूज मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज अ ग्राफ? ग्राफ मुझे आपने बताना होगा किसके बीच में? ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड। आपने मुझे मैग्नेटिक फील्ड और 1/r के बीच में ग्राफ बताना है, तो क्या ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन आर कर्व? कर्व। कर्व नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन। हाँ, आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कर्व है, ये पीछे देख लें, आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कर्व है। लेकिन यहाँ पर मैं आर नहीं दे रहा, यहाँ पर मैं अगेन 1/r दे रहा हूँ, तो 1/r में वो हमेशा क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच में? 1/r के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और 1/r के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1/r ऑलरेडी इनवर्स है, तभी आपको ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो इन दोनों के बीच में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कौन सा मिलेगा? वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब दूसरा एमसीक्यू सुने। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास क्या है? दूसरा एमसीक्यू हमें ये बताया गया, अगर हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर इंक्रीज करे, यानी कि आर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर इंक्रीजेस, अगर हम करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, तो सवाल में क्या पूछा गया? सवाल में पूछा ये गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होगा किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस। और कौन सी फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप मुझे बताएं कि डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज सर। अच्छा, डिक्रीज कह रहे हैं, चल रहे हैं, आप कह रहे हैं डिक्रीज। मेरे बच्चे डिक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज, हाँ इंक्रीज होगा। सुने मेरी बात, सुने, मैंने पीछे किसके बीच में रिलेशन बताया था? मैंने पीछे रिलेशन बताया था आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, आर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में नहीं बताया था मैंने बताया था आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। सुने मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सही है। डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, सही है, ये तो बात क्लियर है। यानी कि आर इंक्रीजेस तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो मैग्नेटिक फील्ड या जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कब होती है? जब जो स्पेसिंग बिटवीन लाइंस हो, मतलब लाइंस के बीच में डिस्टेंस हो ना, वो क्या हो? वो अवे अवे हो। मतलब कुछ लाइंस ऐसे होती हैं जो एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। लेकिन कुछ लाइंस एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, अगर लाइंस दूर चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक एमसीक्यूज याद कीजिएगा, कौन सा? कि डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंक्रीज होंगी, लाइंस एक दूसरे के साथ दूर जाएंगी, अगर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ही होगी इस केस पर। ये एमसीक्यूज याद कीजिएगा इस कंडीशन में। चलें, तो ये कुछ एमसीक्यूज मेरे जहन में आ रहे थे, दो एमसीक्यूज जो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिए। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी पॉइंट है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, दो चीजें हमने पढ़ी, कौन सी? एक मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तीसरी जो पॉइंट जिस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, वो तीसरी पॉइंट हमें बताई गई, और तीसरी पॉइंट क्या बताई गई? प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मेरे बच्चे ये याद कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने ये कहा होगा कि उन दो चार्ज के बीच में हम कोई एक मटेरियल पुट कर देते थे, है ना? तो जब हम किसी भी चार्ज के बीच में कोई मटेरियल पुट कर देते थे तो हम रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट लेते थे, सही है। लेकिन यहाँ पर हम रिलेटिव परमिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। बात एक ही है, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, जो उसकी डेफिनेशन है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी की भी डेफिनेशन वही है, जिसको हम जो है वो म्यू आर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, परमिबिलिटी। लेकिन अगर मुझे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस चाहिए, तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को जैसे वहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यहाँ पर आप म्यू नॉट लिखेंगे, और इस म्यू नॉट की वैल्यू याद कीजिएगा। चले मुझे बता दें क्या वैल्यू है इसकी, जल्दी से। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? हाँ भाई, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 pi into 10 raised to power -7। करेक्ट वन, 4 पाई इंटू 10 पावर -7। मेरे बच्चे ये याद कीजिएगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7। और अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूँ तो इसका यूनिट भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो भी ध्यान में रखिएगा। इसका यूनिट हमें बताया गया था वेबर एंड डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू मीटर। हाँ करेक्ट वन, वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू मीटर, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। तो ये इसका यूनिट है प्रेजेंस, उसका रिलेटिव परमिबिलिटी, परमिबिलिटी नॉट अ परमिटिविटी, परमिटिविटी फिर एप्सिलॉन के साथ शो कर देते हैं। तो ये म्यू का कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी पॉइंट पर कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में क्या चीज होती है। तो तीन किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, तीन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। कौन से तीन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। फर्स्ट हमारे पास कौन सा होता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, अब यहीं पर ही बता देता हूं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल जब होगा तब क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो सुने, जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल पुट करते हैं तो डायामैग्नेटिक मटेरियल को आप सिंपली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, डायामैग्नेट को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है, रिलेटिव परमिबिलिटी की, इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है एक से क्या होती है? बहुत कम होती है। अगर रिलेटिव परमिबिलिटी कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल वो कम हो जाएगी, किससे? मैग्नेटिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस। Bm क्या है? Bm है मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और Bo क्या है? Bo है
मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। जब रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू एक से बहुत कम हो जाएगी तो बदले में क्या होगा, बदले में जो मैग्नेटिक फील्ड इन डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो कम हो जाएगी। किससे? वो कम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस से। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वहां पर जो फोर्स होगा एप्लीकेबल वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर इसके एग्जांपल्स में एक दो बता देता हूं आपको इस डायामैग्नेटिक मटेरियल के। वो एग्जांपल्स हमारे पास कौन से हैं? वो एग्जांपल हमारे पास ये हैं। एक एग्जांपल मेरे अंदाजे मुताबिक एक कॉपर होता है और एक हमारे पास होता है बिस्मथ। तो कॉपर बिस्मथ जो आपके कोर्स वर्क में है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। एक और मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मैं जस्ट पैरा लिख रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है ना वो एक से ज्यादा होगी या एक के बराबर होगी। या तो एक से ज्यादा होगी या तो एक के बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल या तो वो ज्यादा होगी या तो बराबर होगी किसके, रिलेटिव जो मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस के। या तो उससे ज्यादा होगी या तो उसके बराबर हो जाएगी। ये दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स जो है हमारे पास वो एल्यूमिनियम है और हमारे पास प्लेटिनम होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आ जाते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एल्यूमिनियम है हमारे पास या प्लेटिनम है, तो ये हमारे पास पैरा में आ जाते हैं। और थर्ड वन आपके पास क्या है? थर्ड वन आपके पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा होती है, मच भी ग्रेटर देन 1। अगर वो 1 से ज्यादा हो गई तो बदले में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके एग्जांपल्स हमें बताए गए थे। इसके एग्जांपल हमें बताया गए, निकिल बताया गया, इसके एग्जांपल्स में हमें कोबाल्ट बताया गया। तो ये हमें इसके क्या बताए गए, एग्जांपल्स बताए गए। और जैसे हमारे पास आयरन है तो आयरन हमारे पास क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब मेरा आपसे सवाल क्या है, मेरा आपसे सवाल ये है इस लेक्चर के दौरान कि अगर मैं किसी भी दो मैग्नेट के बीच में पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी रखूं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी रखूं और डायमैग्नेटिक मटेरियल भी रखूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी बढ़ेगी? मैग्नेटिक फील्ड किसकी बढ़ेगी, किस मटेरियल को रखने से बढ़ेगी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरो हाँ सिंपल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। रीजन क्या है आप देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रिलेटिव परमिबिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अच्छा, ये टाइम जो है वो लेस देन 1 मिनट है मेरे पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट जो है मीटिंग सेम यूसी मीटिंग के साथ जो है आप कनेक्ट कीजिएगा और फिर हम इसी लेक्चर को इसी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो मेरे बच्चे, तो आप नेक्स्ट मीटिंग में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ अबाउट एम्पियर्स लॉ, जो इसके मैग्नीट्यूड को ही शो कर देता है। ठीक है, मैं यहीं पर ही बता देता हूं कि एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है और एम्पियर्स लॉ का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास किस अरेंजमेंट में बन सकता है। ठीक है, जब भी हम एम्पियर्स लॉ की डिस्कशन में एम्पियर्स लॉ को डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे, तो एम्पियर्स लॉ में हमारे पास क्या होता है, एम्पियर्स लॉ में हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होती है। और याद रखिएगा ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एक कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगी। ठीक है, तो हमें पहले ही बता दिया था कि इसके सराउंडिंग रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पर होगी, दैट इज आर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई इस रीजन के अंदर, जबकि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुआ था आई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन दो चीजों पर डिपेंडेंट है। कौन सी दो चीजों पर? एक मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो मैंने पहले बता दिया था। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, जो भी आप कह दें, जिसको हम रेडियस के बराबर कर रहे थे। अब अगर हम दो रिलेशंस को मिलाएंगे तो दोनों रिलेशंस को मिलाने के बाद एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा, आप सबको पता है। और वो जो कांस्टेंट होता है वो होता है यहाँ पर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज अ कांस्टेंट फैक्टर हियर। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? आई डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि आई डिवाइडेड बाय आर लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का एक जनरल फार्मूला बन जाएगा एम्पियर्स लॉ के मुताबिक। और वो क्या हो जाएगा कि म्यू नॉट को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, और इसको आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ?
2 पाई आर के साथ। ये क्या कहलवाता है मेरे बच्चे? ये कहलवाता है एम्पियर्स लॉ। इसको आप एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ भी कह सकते हैं। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में क्या चीज होती है वो हम आगे चल के डिस्कशन में लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। इस जो मैंने इक्वेशन लिखवाई उस इक्वेशन के मुताबिक वो एमसीक्यूज कुछ यूं था। हमें कहा गया कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक करंट कैरिंग वायर बना देता हूँ। ये एक करंट कैरिंग वायर है, जिस करंट कैरिंग वायर से कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ करंट जा रहा है, और इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें बता दिया गया। वो करंट का मैग्नीट्यूड कितना बताया गया? 10 एम्पियर। हमें कहा गया कि ये जो वायर है ये ग्राउंड से, जमीन से कुछ फासले पर है। तो जमीन हम यहाँ पर बना देते हैं, हमारे पास ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड से कुछ फासले पर है, वो फासला हमें बताया गया। और वो फासला हमें कितना बताया गया? वो फासला हमें बताया गया 20 मीटर का, यानी कि ये 20 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। 20 मीटर्स की हाइट पर है। तो हमसे सवाल पूछा क्या गया? हमसे सवाल ये पूछा गया कि अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए करंट तो है, लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 20 मीटर हाइट के साथ रिलेटेड कि सर ये जो 20 मीटर की हाइट है ये यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सुने। याद रखिएगा, जब किसी भी एक सीधी वायर से, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर से करंट प्रोड्यूस होता है ना, तो उसके सर्कुलर पाथ में क्या बनती है? उसके सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और हमने रेफरेंस लाइन किसको लिया? हमने रेफरेंस किया है ग्राउंड को। तो ग्राउंड के हिसाब से उसके कंडक्टर के साथ जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर का होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आर कहते हैं, सिंपली रेडियस, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में बनेगा ना। तो रेफरेंस लाइन वैसे भी ग्राउंड है। तो इक्वेशन सेम पुट करेंगे। इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। म्यू नॉट की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी? 4 पाई इंटू 10 पावर -7। ये म्यू नॉट की वैल्यू है। आई की वैल्यू मैंने कितनी दी? 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है? 20। देखें जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, 0 0 में खत्म हो जाएगा, और ये जो पाई है पाई में खत्म हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 4 पर लगाएंगे तो कितने मरतबा जाएगा? 2 मरतबा, और 2 2 में खत्म हो जाएगा। तो बाकी इसका जवाब कितना आया? बाकी इसका जवाब आया 10 पावर -7। और मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैंने यूनिट क्या बताया था मेरे बच्चे? टेस्ला। टेस्ला, ऑब्वियसली। सो आई विल जस्ट पुट हियर अ टी। टी का मतलब क्या है? टेस्ला। तो 10 पावर -7 और 1 इंटू 10 पावर -7, जो भी आप कहें तो वो आपको टेस्ला यूनिट में मिल जाएगा। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसका एक दूसरा यूनिट है, तो वो मैं दूसरा यूनिट भी यहाँ पर बता देता हूँ। और इसका जो दूसरा यूनिट है उसे हम कहते हैं गास। याद रखिएगा, जो 1 टेस्ला होता है वो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? वो 1 टेस्ला बराबर होता है 10 पावर 4 गास के। 1 टेस्ला बराबर होता है 10 पावर 4 गास के। तो अगर मैं इसको गास में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करेंगे? 10 पावर -7 को एज इट इज पुट कर दें, और टेस्ला की जगह पर आप पुट कर देंगे 10 पावर 4 गास। अब 10 पावर -7 और 10 पावर +4 इसको हल करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 10 पावर -3 गास। -3। हाँ, तो इस तरीके के साथ आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन की बुनियाद पर। ये होता है दर हकीकत इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने किसको डिस्कस करना होता है? एम्पियर्स लॉ को डिस्कस करना होता है। ये होता है एम्पियर्स लॉ, जो मैंने पहले आपको स्टेटमेंट बता दी। अब इसी की बुनियाद पर हम एक और लॉ एम्पियर के नाम से डिस्कस करते हैं। आप क्लास सेंटर में पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। अब वो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, उसकी इक्वेशन भी सेम ही बनती है, ठीक है। अब वो होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट दे देता हूं ऊपर, सर्क्यूटल लॉ। आई जस्ट पुट हियर अ सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जिसे कहते हैं, वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो हमें क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग वायर हो, अगर हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग वायर हो, तो आपने क्या करना पड़ेगा? इसके सराउंडिंग में एक क्लोज्ड शेप में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड शेप में या क्लोज्ड पाथ में क्या बन जाएगी? एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है मेरे बच्चे। तो हमने, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन देखी हो जो मैंने आपको पीछे प्रूफ करवाई, वो मैंने प्रूफ क्या करवाई थी? वो मैंने प्रूफ करवाई थी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, सही है। और जब हम सर्किल को डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे, सर्किल को, तो सर्किल के अंदर ये 2 पाई आर आ जाता है। ये आपने पढ़ा होगा कि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है ना, सरकमफ्रेंस, ये सर्किल का जो आपको सरकमफ्रेंस नजर आ रहा है ना, ये सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर के। तो मैं सरकमफ्रेंस को एल के बराबर भी कर सकता हूँ, या किसी भी चीज के आप बराबर कर सकते हैं।
आपके कोर्स वर्क में एल है, मैं तुम एल के साथ शो कर देता हूँ। तो ये बी जो है इक्वेशन में अब क्या हो जाएगा, ये बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और 2 पाई आर की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, एल पुट कर देंगे। अब ये एल डिवाइड कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ये कहलवाता है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन फर्क इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अगर हमारे पास ये क्लोज पाथ, ये जो अभी हमने क्लोज पाथ बनाया, ये जो हमने बनाया, अगर वो हमारे पास क्लोज्ड पाथ सर्कुलर ना हो, नॉट सर्कुलर, किसी दूसरी शेप का बन जाए, जैसे इलेप्टिकल बन जाए, अगर ये सर्कुलर शेप क्लोज शेप सर्किल ना हो, देखिए सर्किल था तो मैंने 2 पाई की जगह पर एल पुट किया, मैंने 2 पाई की जगह पर एल पुट किया, लेकिन अगर सर्किल ना हो, किसी दूसरे शेप का हो, तो हमें इसका एक और तरीका बताया गया। वो ये तरीका हमें बताया गया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और यहाँ पर इसका करंट है, तो आप क्या करें, इस पूरे जो पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, और इसके जो छोटे हिस्से हैं उसकी लेंथ L1 के बराबर होगी, यहाँ पर जो होगी ये L2 के बराबर होगी, यहाँ पर लेंथ L3 के बराबर हो जाएगी, यहाँ पर लेंथ L4 के बराबर हो जाएगी। आपने करना क्या है, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है। जब हम यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, L1 के लिए ये B1 होगी, L2 के लिए B2 होगी, फिर दोनों के बीच में कोई भी एंगल बन सकती है, दे मे बी पैरेलल, दे मे बी एंटी पैरेलल। तो आपने करना क्या है, तो एम्पियर ने, एंडर मारे एम्पियर ने हमें क्या बताया था, हमें बताया था कि आप सम अप कर दें, किसका सम अप कर दें, आप मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की डॉट प्रोडक्ट का क्या कर दें, सम अप कर दें। तो वो जो सम अप होगा वो किसके बराबर हो जा, वो बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स द करंट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। याद रखिएगा ये जो मैंने बी डॉट एल लिखा है ना, ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा यूज करते हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी और एल के बीच में एंगल, हो सकता है दे मे बी पैरेलल, हो सकता है दे मे बी एंटी पैरेलल, कोई भी एंगल बना सकते हैं। तो ये है दर हकीकत बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम इस चीज को यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेंथ को डिवाइड कर देते हैं, फिर आखिर में हम समेशन की सिंबल यूज कर देते हैं। तो समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में, ये लेंथ यहाँ पर वेक्टर है, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट। मेरे बच्चे इसके लिए लाजमी क्या है, इसके लिए लाजमी है कि यहाँ पर क्लोज्ड पाथ हो जाए ऑफ एनी शेप, क्लोज्ड पाथ ऑफ एनी शेप। लेकिन सर्किल था तो मैंने वहां पर बता दिया कि भाई सर्किल में आपने 2 पाई को हटाकर एल पुट कर देना है, एल सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्लोज्ड पाथ ऑफ एनी शेप में आप ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। तो सर्क्यूटल लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जिसको आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कह देते हैं। अब यही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है, इसको हम यूज करते हैं सोलेनॉइड के केस में। तो मैं यहाँ पर वो भी चीज डिफाइन कर देता हूँ, सोलेनॉइड के केस में क्या होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए ना कि इसी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की एप्लीकेशन क्या है, यानी कि हम इसको कहां पर यूज कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है सोलेनॉइड के केस में। और सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड में ये होता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। किसी भी सोलेनॉइड के इनसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ वो सारे के सारे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करके देखता हूँ। देखिए हमारे पास क्या होता है, जब हम सोलेनॉइड डिस्कस करते हैं ना मेरे बच्चे, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड में कोई भी एक मटेरियल होगा, आपने मटेरियल लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो कोई भी एक मटेरियल बना देता हूँ। हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है इस तरीके के साथ, जो कुछ भी बाउंड्रीज कुछ लाइंस का बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और इस मैग्नेटिक मटेरियल के हमने ऊपर क्या कर देना है, कोई भी एक वायर लेनी है, और वायर को हम बाउंड कर देंगे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, इसको वाउंड कर देना है। तो अब ये जो आपको शेप बन जाएगी, इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करंट को प्रोड्यूस करवाएं, करंट यहाँ से गुजरवाएंगे। तो जब हम करंट को यहाँ पर पास करवाएंगे तो बदले में क्या होगा, बदले में ये सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो यहाँ पर इसके मैग्नेटिक पोल्स बन जाएंगे, और वो दो पोल्स मैंने आपको बताए थे, एक नॉर्थ पोल होता है तो एक साउथ पोल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एक साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल बन गया, और ये वर्क करेगा एज अ मैग्नेट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस को शो कर दें,
तो मैग्नेटिक लाइंस कहां से निकलती हैं मेरे बच्चे, नॉर्थ से या साउथ से? वेयर फ्रॉम दे इमर्ज, कहां से निकलती हैं? साउथ से। साउथ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ना, वो नॉर्थ से निकलती है और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो यहां से मैं वो मैग्नेटिक लाइंस बना देता हूं यहाँ पर, ये ऐसे नॉर्थ से बाहर निकलेंगी ऐसे, ये नॉर्थ से बाहर निकलेंगी ऐसे इस डायरेक्शन में। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो साउथ के अंदर आएंगी, तो साउथ के अंदर मैं ये ऐसे बना देता हूँ, ये साउथ के अंदर मैं लाइंस बना देता हूँ ऐसे, ये साउथ के अंदर लाइंस है। अब पता है क्या, यहाँ पर बाहर से जो मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप बनाएगी, मैंने पहले बता दिया था क्लोज लूप, तो क्लोज लूप के लिए मैं एक लाइन बना देता हूँ जो ऊपर से नॉर्थ से साउथ जाएगी, फिर नीचे से भी ऐसे नॉर्थ से साउथ जाएगी। तो एक क्लोज्ड शेप में, एक क्लोज शेप में क्या बन जाएगा, एक क्लोज शेप में ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी जो अभी आपको नजर आ रही है। ये क्लोज्ड शेप है जिसमें क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक लाइन बन जाएगी। यहाँ पर मैं इसको जो है वो ब्लैक से शो कर देता हूँ, ये जस्ट वेट अ सेकंड, ये इस तरीके के साथ, ये नॉर्थ, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी साउथ की तरफ और यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके के साथ। अब यहाँ से दो एमसीक्यूज क्लियर होते हैं, अब समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको। फार्मूला क्या है कि अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है म्यू नॉट, ठीक है, और एन मल्टीप्लाई बाय करंट। म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी या फ्री स्पेस, मैंने बता दिया था। आई क्या है, करंट। लेकिन यहाँ पर जो एन आपको नजर आ रहा है ना, इस एन को हम क्या कहते हैं, इस एन को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये याद कीजिएगा, ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर मैं आप इसका यूनिट पूछूं तो एन का यूनिट आप मुझे क्या बताएंगे, एन का यूनिट आप मुझे क्या बताएंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एन हियर? ये जो एन है इसका यूनिट क्या बनेगा मेरे बच्चे? मीटर इन मीटर इनवर्स, हाँ, 1/मीटर कह दें या मीटर इनवर्स कह दें, क्योंकि लेंथ है ना, तो वो मीटर इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसका यूनिट भी मीटर इनवर्स। तो ये याद रखिएगा, एन नॉट द नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, चलें आगे डिस्कशन में लेके आते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज ये है इस सोलिनॉइड में, वो हमारे पास ये है कि अगर हम आउटसाइड सोलिनॉइड देखें, सॉलिड के सोलिनॉइड के आउटसाइड देखें और सोलिनॉइड के इनसाइड भी देखें, अंदर भी देखें, तो सवाल ये पूछा गया कि मैग्नेटिक लाइंस कहां से कहां इमर्ज होंगी, ये सवाल हमसे पूछा गया, यानी कि कौन से पोल से किस तरफ जाएंगे। देखिए, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाहर की तरफ बात करूं, ये जो आपको बाहर वाला पोर्शन नजर आ रहा है, बाहर की बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लाइंस नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं। तो याद रखिएगा, आउटसाइड ऑफ अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। लेकिन जब वो अंदर दाखिल होंगी तो साउथ के अंदर आई, है ना, साउथ के अंदर आई, तो मैग्नेटिक लाइंस कभी खत्म नहीं होती, ये याद रखिएगा। उनकी स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन वो खत्म नहीं होती। तो साउथ की तरफ आई तो अंदर, यानी कि ये जो आपको इनसाइड पोर्शन नजर आ रहा है ये वाला, अब यहां से वो साउथ से कहां जाएंगी, नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो याद रखिएगा, जब सोलेनॉइड के इनसाइड का एमसीक्यूज आ जाए तो इनसाइड द एमसीक्यूज आप क्या कहेंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ। लेकिन जब आउटसाइड एमसीक्यूज करे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, रीजन ये है कि नॉर्थ का पोटेंशियल ज्यादा होता है तो लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। लेकिन इनसाइड ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस कभी भी खत्म नहीं होती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सोलिनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ और सोलिनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ। आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलें, अब इसके मजीद एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब सुनिएगा, हमसे एक एमसीक्यूज किया गया मेरे बच्चे, एमसीक्यूज क्या किया गया, मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट बना देता हूँ, ये एक पॉइंट है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। अब दूसरी एमसीक्यूज पॉइंट हमें बताई पूछी गई, वो ये हमें बताई गई पूछी गई कि अगर हम क्या करें, इंक्रीज, किसको इंक्रीज करें, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वायर, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वायर। हमारे पास जो सोलेनॉइड की वायर है ना, उसकी थिकनेस को हम बढ़ा दें, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वायर। तो सवाल ये पूछा गया कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। चलें,
तो मैं इसको बता देता हूँ इसका तरीका क्या है। सुनिए मेरी बात, जब हमने थिकनेस को बढ़ा दिया, थिकनेस को, मुझे आप ये बता दें कि अगर थिकनेस बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा या कम होगा? क्या होगा एरिया व्हाइल इंक्रीजिंग द थिकनेस? किसी चीज की अगर थिकनेस को, मोटाई को बढ़ा दें तो एरिया क्या होता है? Increase. इंक्रीज होता है, जाहिर सी बात है इंक्रीज ही होगा, क्योंकि मोटाई बढ़ेगी तो उसका एरिया बढ़ेगा ना। ये कंफ्यूज ना हो जाए, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इन थिकनेस, वायर की थिकनेस को बढ़ा देंगे, वायर की मोटाई को हम बढ़ा देंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। अब सुने, एरिया बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ। तो एरिया को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। मेरे बच्चे, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो बदले में जो करंट है वो करंट क्या हो जाएगा? वो करंट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, मैंने पहले बता दिया आपको, याद रखिएगा। इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वायर, वायर के थिकनेस को बढ़ाने से, मैं वायर की बात कर रहा हूं, मैं सोलेनॉइड की बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं उस वायर की बात कर रहा हूं जो वायर उसके ऊपर वाउंडेड है, जो वायर उसके ऊपर वाउंडेड है। मैं सोलेनॉइड की बात नहीं कर रहा। सोलेनॉइड उस वायर को नहीं कह रहे, सोलेनॉइड पूरी स्ट्रक्चर को कह रहे हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ना, जिसमें हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वायर को वाउंड कर दिया है, इसको सोलेनॉइड कहते हैं। तो याद रखिएगा, मैं सोलेनॉइड की बात नहीं कर रहा, मैं वायर की बात कर रहा हूँ। थिकनेस, अगर वायर की थिकनेस को बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी इस केस में। तो ये चीज याद रखिएगा, इनकी अरेंजमेंट में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका दूसरा एमसीक्यू यहाँ पर ये क्लियर होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आई हैव टू गो थ्रू अनदर पेज। अब दूसरा एमसीक्यू सुने। दूसरा एमसीक्यू हमें क्या कहा गया? दूसरा एमसीक्यू हमें ये कहा गया कि इफ सोलेनॉइड इज कट इनटू हाफ, टू हाफ्स, सोलेनॉइड को आप क्या करें? कट कर दें दो हाफ में। सोलेनॉइड इज कट इनटू टू हाफ। आपने क्या करना है? सोलेनॉइड को दो हिस्सों में तकसीम कर देना है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, लेकिन ऐसे डिवाइड करें कि वहां पर करंट कांस्टेंट हो। वहां पर क्या हो? करंट, यानी करंट चेंज ना हो, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। आपने करंट को क्या करना होगा? कांस्टेंट करना होगा। तो सवाल पूछा गया कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट? तो चले मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, हमारे पास ये एक सोलेनॉइड है जिसमें हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर इस वायर को वाउंडेड कर दिया। ठीक है, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मेरे बच्चे। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन मैंने क्या बताई थी? म्यू नॉट एन आई। सही है, करंट को कांस्टेंट रखा, म्यू नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मुझे चाहिए एन की वैल्यू। एन हमारे पास क्या है? एन हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यही हमने इक्वेशन पढ़ी थी, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखें, यहाँ पर जब हमने इसको बीच दो हिस्सों में तोड़ दिया, जब दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो इसका एक अलग हिस्सा बन जाएगा, इसका एक अलग हिस्सा बन जाएगा। यानी नंबर ऑफ टर्न्स, आप मुझे बता दें, नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हिस्सों में जाहिर सी बात है डिक्रीज ही हुए हैं, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन जब मैंने उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए। तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए, कैपिटल एन कम हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स कम होने से लेंथ भी तो कम हो गई ना डिवाइड करने में। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हुए, लेंथ भी कम हुई, तो बदले में जो एन है वो क्या रहेगी? वो एन भी कांस्टेंट ही रहेगी। एन में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आने वाली, एन में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो गए। आप देख ले, इंडिविजुअल नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो बदले में उसकी लेंथ भी कम हो गई। तो अगर लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स दोनों कम हो जाएंगे तो जो एन है, जिसको आपने स्मॉल एन कहा था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगी? ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। तो ये केस याद रखिएगा, ये इसका तीसरा एमसीक्यूज है सोलेनॉइड के अंदर। ये चीज याद रखिएगा कि अगर आप सोलेनॉइड को हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, चार हिस्सों में, पांच हिस्सों में, अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आने वाली। लेकिन अगर करंट को चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। इज इट क्लियर मेरे बच्चे? ये तीन एमसीक्यूज क्लियर हुए? Yes, sir.
चलें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन चीजों को काइंडली जहन में रखिएगा। चलें, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड का जो हम मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे थे पीछे, जो मैंने पहले बताया, ये हम मैग्नीट्यूड के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब हम इसके दूसरी चीज की बात कर लेते हैं, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात थी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा हमारे पास क्या है, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, और हम उन चीजों को कैसे वेरी कर सकते हैं। शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैं बड़े सिंपल से बता देता हूं कि जो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर। डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर की शेप होती है ना, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की शेप पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। कंडक्टर की जैसे शेप होगी तो डिफरेंट शेप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की शेप भी क्या बनती जाएगी, डिफरेंट बनती जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, तो उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी करंट कैरिंग वायर होगी, एमसीक्यूज में पूछा जाए ना, तो करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, तो आप कहेंगे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सर्कुलर, रिमेंबर दिस वन। फिर आपसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास एक सोलिनॉइड है, तो सोलिनॉइड में भी तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, इस सोलिनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो मैग्नेटिक फील्ड किस शेप की बनती है, वो बनती है एक लूप की, लूप के फॉर्म में हम बनाते हैं। तो हमारे पास ये काम करता है एज अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो एक लूप की फॉर्मेशन में बनती है, और यहाँ पर ये कैसा काम करेगा, यहाँ पर ये काम करेगा एज अ बार मैग्नेट। याद रखिएगा, ये कैसे काम करेगा, एज अ बार मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट काम करेगा। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे, एक मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है ये वाली, और एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है ये वाली। आप मुझे बताएं कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है या आउटसाइड ज्यादा स्ट्रांग होती है, आउटसाइड। आउटसाइड स्ट्रांग होती है? Inside. नहीं भाई, इनसाइड होती आउटसाइड है। सर पोटेंशियल, नहीं पोटेंशियल नहीं सर तुम बताओ। नहीं 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 फील्ड नहीं लाइंस नहीं, इनसाइड करीब होती हैं हाँ इससे हाँ तो। हाँ, करीब होती हैं, अंदर करीब होती हैं, बाहर जाने में दूर चली जाती है। और मैंने पीछे बता दिया था, जब लाइंस दूर चली जाए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। याद रखिएगा, बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, डिक्रीजेस, ये कम होती है, ये बढ़ती नहीं है, ये वीक कर लेते हैं, डिक्रीज को छोड़कर वीक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाती है, ये वीक हो जाती है बाहर वाली। बल्कि जो अंदर वाली होती है ना, वो स्ट्रांग होती है। वो स्ट्रांग क्यों होती है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की क्लोज हो जाती हैं, बाहर जाने में वो क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, ये काम करेगा एज अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा। तो इसी तरीके के साथ ये चीज बनती जाएगी। लास्ट पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करके बता दूं यहाँ पर शेप के मुतालिक, और शेप के मुतालिक हमें ये बताया गया कि अगर आपके पास अगेन ऐसा कोई लूप ही फॉर्मेशन बनी हुई है, और लूप की हमारे पास जो शेप है कुछ ऐसी फॉर्मेशन में बनाई गई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ पर भी एक बार मैग्नेट ही बनेगा। यानी कि यहाँ पर भी वही दो जो है वो पोल्स बनेंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, इसके अरेंजमेंट भी सेम ही बनेगी बार मैग्नेट के हिसाब से। उसके अरेंजमेंट लेट सपोज हम बना लेते हैं उस चीज को, कि मैं कह देता हूं कि यहाँ पर ये साउथ पोल है और यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, तो ये इसका साउथ पोल बन जाएगा मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब इस शेप के अंदर ये जो, अब क्या करें, देखें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। इसको सर्कुलर शेप में एक फील्ड बनती है जिसको आप टोराइडल फील्ड कहते हैं। एक होती है सोलिनॉइड, एक होती है टोराइडल। तो इतना ज्यादा डिस्कशन में नहीं करूंगा, वो भी तरह का सर्कुलर फॉर्मेशन बनाती है। अब ये आपके बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में लिखा पड़ा है, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उसको हम कहते हैं फैंटम। उसको हम क्या कहते हैं, फैंटम, याद कीजिएगा। ये जो शेप आपको नजर आ रही है ना, इसको हम कहते हैं फैंटम बार मैग्नेट। और ये जो फैंटम बार मैग्नेट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वीक बनाता है बिनिस्बत सोलिनॉइड के केस में। सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है इस चीज के अंदर। तो ये है बेसिक से कॉन्सेप्ट जिसमें हम शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा हम किस पर डिस्कशन में करते हैं, दूसरा हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो केसेस होते हैं क्लियर। अभी जो है वो क्लास को एंड अप करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, वरना
कल जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम राइट हैंड रूल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डॉट और क्रॉस की साइन को यूज करेंगे, मुख्तलिफ रिलेशंस और मुख्तलिफ एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना एक मरतबा मैं पीछे कर लेता हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने एम्पियर्स लॉ डिस्कस किया इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। मैंने आपको टेस्ला को गास में कन्वर्जन के बारे में बता दिया। फिर हमने सर्क्यूटल लॉ का कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको। सर्किल नहीं कोई दूसरा शेप हो तो हम लेंथ को तोड़ देते हैं, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी एंगल बन सकती है, तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी मैंने इसकी एक एप्लीकेशन बताई, सोलेनॉइड, जो आपके एमडीकेट के रिलेशंस में है। अच्छा, सोलेनॉइड के अंदर अभी मैंने एक एमसीक्यूज बताया ना आपको, वो वाला इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वायर। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये फोर्थ में कर लेता हूं, कि अगर आप चेंज आ जाए, चेंज या इंक्रीज या डिक्रीज कोई भी चीज दे दे एमसीक्यूज में, वो कर दे कि हम चेंज द थिकनेस ऑफ सोलेनॉइड, आप सोलेनॉइड की थिकनेस को बढ़ा दें, चेंज द थिकनेस ऑफ सोलेनॉइड। याद रखिएगा, जब सोलेनॉइड में चेंज कहें, जब सोलेनॉइड में किसी किस्म की चेंज कहे ना, तो देयर इज नो एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखिएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। अगर आपको सोलेनॉइड की थिकनेस कहे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन सोलेनॉइड के ऊपर जो वायर है उस वायर की थिकनेस को चेंज करें तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है इस केस के अंदर। ये काइंडली याद कीजिएगा इस कंडीशन के अंदर, जो हम सोलेनॉइड की केस में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की शेप मैंने आपको बता दी कि डिफरेंट मैग्नेट्स में डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड की शेप बनती है। वो फैंटम भी बनती है, जिसको मैंने वीक कहा था, वो सोलेनॉइड में एक बार मैग्नेट कॉम करता है, और आपके पास एक करंट कैरिंग वायर, एक सीधी सी वायर हो जाए तो एक सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है इसकी। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मेरे बच्चे। इकरार का क्वेश्चन है कि सर फर्स्ट केस रिपीट करें। मेरे बच्चे फर्स्ट केस पता नहीं आप कौन सा कह रहे हैं। फर्स्ट केस हमने एप्लीकेशंस में डिस्कस किया सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड का ये था, हाँ फर्स्ट केस मैंने ये बताया कि अगर आउटसाइड द सोलेनॉइड, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए ना कि आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से कहां प्रोड्यूस होती है, तो आप कहते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन इनसाइड भी तो आ रही है ना, खत्म तो नहीं होती, तो इनसाइड वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो मेरे हिसाब से जितने सोलेनॉइड के एमसीक्यूज मुझे पास पेपर्स में नजर आए वो इन 3 या 4 की बुनियाद पर याद करते थे। याद रखिएगा, सोलेनॉइड की थिकनेस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करती, लेकिन वायर की थिकनेस पर डिपेंड कर सकती है। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इन मीडियम वाइल इन रिलेशन। हाँ मेरे बच्चे, ये मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ, देखें बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। चले मैं इसको नेक्स्ट पेज पर बता देता हूँ। देखें, हमें ये बताया गया कि अगर हमारे पास फ्री स्पेस हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को आप बी नॉट कह दें, आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कह दें, बी नॉट कह दें। और अगर ये मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर हम कोई भी एक मीडियम रख रहे हैं, उस मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम के वो जो 3 मटेरियल मैंने बताए, पेरा, फेरो एंड डाई, ये 3 हम रखेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी एम पुट कर देते हैं, वो किसी भी हम मीडियम की बात कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो कौन बताएगा, वो बताएगा रिलेटिव परमिबिलिटी। वो कौन बताएगा, हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी बताता है। और रिलेटिव परमिबिलिटी क्या कहता है, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी ये कहता है कि अगर रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू, अगर रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी म्यू आर की, तो बदले में जो मैग्नेटिक फील्ड है इन एनी मीडियम वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। और किसके केस में इंक्रीज होगी, एज कंपेयर टू बीओ, बीओ के केस में बढ़ेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। और अगर हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, और डिक्रीज जैसे मैंने अभी आपको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में बताया था कि जब ये डिक्रीज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड उसी मीडियम के अंदर भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और वो डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। तो उसमें ये चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये दर हकीकत इनका आपस में रिलेशन, तो म्यू आर पर डिपेंड करता है। म्यू आर की वैल्यू बड़ी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, म्यू आर की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और अगर म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। मेरे बच्चे, इज देयर एनी क्वेश्चन?
अभी अभी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट रहता है तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर फॉर ऑल? Yes, sir. चलिए Yes, sir. ओके। तो मैं जो है वो तो ये दोनों मीटिंग्स रिकॉर्डेड है, मैं ये लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अगर फिर भी कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कल पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपके साथ कल मुलाकात होगी। टॉपिक होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी के साथ ही हम आगे इन सारी चीजों को कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।